वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मांगरा पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा जो है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं और अनफॉर्चुनेटली हर महीने के आखिर में हम यहाँ पर आकर फंस जाते हैं कि जी अब किया जाए, इजाफा किया जाए ना किया जाए। इस पर पब्लिक पोजीशन लेती हैं पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक सेंटिमेंट को देखती हैं और उसी की बेसिस पे अपने डिसीजन लेती हैं। हल कोई नहीं निकाल रहा। अगेन शहजाद, अभी डॉक्टर आसिम साहब आए हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने कहा जी माशी बहरान है, हुकूमत सब्सिडी नहीं दे सकती, जिसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जूं जूं कीमतें बढ़ेंगी वैसे वैसे वो ट्रांसलेट होंगी लोकल डोमेस्टिक पेट्रोलियम प्राइसेस में। सो महंगाई का एक नया तूफान बरपा होगा। बसों के किराए, इसके अलावा आप खाने पीने की अशिया देख लें, स्कूल की फीसें देख, हर चीज़ कनेक्टेड है इसके साथ। सो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ आप सब्सिडी नहीं देते, ठीक है जी, माशी बहरान है, एक्सेप्टेड, लेकिन उसके साथ कोई बेहतरीन प्लान तो अनाउंस करें। महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, तवानाई का जो बहरान है उस पर काबू कैसे पाना है। ना हुकूमत प्लान देती है, ना कोई अमल दरामद करती है बेसिक मसाइल के हल करने के हवाले से, और ऊपर से कह रही है कि हम सब्सिडी भी नहीं दे सकते। हुकूमत मुबर्रा नहीं हो सकती अपनी जिम्मेदारियों से, सिर्फ ये कह के कि जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम सब्सिडी नहीं दे सकते। बिल्कुल, देखिए सब्सिडी देनी भी नहीं है इस वक्त। अगर हुकूमत का आप स्ट्रक्चर देखें प्राइस का, 15 से 16 रुपए पेट्रोल पे फी लीटर टैक्स वसूल किया जा रहा है और तकरीबन इतना ही डीजल पर। अगर 15 रुपए में टैक्स दे रहा हूं मोटरसाइकिलिस्ट की हैसियत से पेट्रोल पे और 14 रुपए डीजल पे, तो इसका मतलब अभी भी 15 से 14 रुपए की गुंजाइश मौजूद है अगर कीमतें बढ़ती है तो। यहां प्रॉब्लम यह है कि मैंने एग्रीकल्चरिस्ट, जागीरदार और वडेरे के ऊपर टैक्स नहीं लगाना, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट के ऊपर प्रॉपर्ली टैक्स वसूल करना है, ना होलसेल रिटेल ट्रेड को हमने उस चेन के अंदर लाना है, ना अफगान ट्रांजिट ट्रेड को हमने, क्योंकि ये तमाम काम बड़े मुश्किल हैं और ये काम बहुत आसान है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट जो पेट्रोल भराने आ रहा है उससे आप बड़े आसानी से 15 रुपए खींच ले, जिससे में वो आधा किलो आटा खरीद सकता है। तो आदिल, अनफॉर्चुनेट बात ये बात तो सिरे से गलत है। हुकूमत कोई सब्सिडी नहीं दे रही, कोई मेहरबानी नहीं कर रही। हुकूमत को अपने टैक्स को कम करना है, जो हुकूमत नहीं कर रही है, जो कि इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात है। बट इस पर भी हुकूमत पाकिस्तान के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हुकूमत चाहे तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर इसका मुतबादिल तलाश कर सकती है। ओके शहजाद, बहुत सारे कॉलर्स हैं जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी ओपिनियन जो है वो इस हवाले से देना चाह रहे हैं। हम क्विकली उनकी कॉल्स ले लें, फिर इस पर मजीद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन है हमारे साथ? जी मैं हारिस बात कर रहा हूँ युकाड़ा से। जी आरिफ साहब फरमाइए। अच्छा जी, मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि देखिए जी, हम दोनों पहलुओं पे डिबेट कर रहे हैं। एक तो हम कहते हैं कि इसकी जो पहले सब्सिडी देते रहे हैं वो सब्सिडी जो है उससे भी काफी नुकसान हुआ है। तो दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि जब इसकी हम प्राइस बढ़ाएंगे तो महंगाई का एक तूफान आएगा। ठीक, लेकिन सर बात यह है कि मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के पास इस पर कोई तकरीबन 10 या 12 दिन का स्टॉक मौजूद है पेट्रोल का। सर्कुलर डेट इतना ज्यादा है, 58 बिलियन रुपीज पीएसओ के रिसीवेबल्स हैं सिर्फ आईपीपी से। अब इन सारी बातों को मद्देनजर रखा जाए जी, तो मेरे हिसाब से कि ये एक टोटली एक इकोनॉमिक और एक फाइनेंशियल डिसीजन है जिसकी प्राइसिंग है पेट्रोलियम की। सही है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा पोलिटिसाइज हो चुकी है, लिहाजा ये बहुत मुश्किल हो गई है और इसमें काफी ज्यादा इसी वजह से कबाहतें भी आ गई हैं। दूसरी बात ये कि ये जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने से 10 दिन पहले ही ये जो टीवी पट्टी चल जाती है कि 4 रुपए से लेकर 10 रुपए तक इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। इससे होता यह है कि मेरा खुद पेट्रोल पंप भी है, इससे होता यह है कि जितने भी पेट्रोल पंप वाले हैं वो सब इसकी होर्डिंग शुरू कर देते हैं। अब उसकी जब होर्डिंग शुरू कर देते हैं तो जो कस्टमर होता है, जो मोटरसाइकिलिस्ट है, जो 2-2, 3 दिन का ही सिर्फ स्टॉक ले सकते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो चक्कर लगाते हैं, उनको पेट्रोल कहीं से नहीं मिलता। ठीक, एक तो इसकी मतलब कि जो पहले से चल पड़ती है ओगरा इसको पब्लिक कर देता है, इसको पब्लिक भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये कि ये जो प्राइसिंग इसकी है ये तो इनएविटेबल है, इसको आदमी मंडी में बढ़ेगी, पाकिस्तान के पास पैसे थोड़े हैं तो इसकी प्राइस तो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी कौन सा और कहां से? हेलो जी जनाब, टेलीविजन का आप वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए, तब फिर हम बात कर पाएंगे। हेलो जी, वालेकुम सलाम। कौन सा और कहां से? सर मैं जावेद बलोच बोल रहा हूँ। जावेद साहब कहां से बात कर रहे हैं आप? हैदराबाद से सर। जनाब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? आपके पास कोई हल है इस बात का? सर महंगाई का हल तो अपनी जगह पे है, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि जो पहले ये जो मिनिस्टर लोग बैठे हुए हैं हमारे, मैं एक छोटे डिपार्टमेंट की बात करता हूँ जिसमें जुम्मे के रोज से नैब ने पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें जिसकी अथॉरिटी चेयरमैन सिंटैक्स बुक बोर्ड और सेक्रेटरी चेयरमैन और सिंटैक्स बुक बोर्ड दोनों ने 12.5 करोड़ रुपए का गबन किया है, जिसका कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है।
किताबों की वजह से। तो आप बताएं, जब आप मिनिस्टर लोग जब इतना बड़ा गबन कर रहे हैं तो ये महंगाई किस तरह कंट्रोल हो सकती है? ठीक है सर, बहुत महंगाई नहीं हो सकती कंट्रोल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। ये परसेप्शन भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारे मसाइल हुक्मरान हल नहीं कर सकते। बिल्कुल शहजाद, मजीद कॉलर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन है हमारे साथ? मोहतरम गुलाम मुस्तफा बोल रहा हूँ गुजर खान रावलपिंडी से। जी सर फरमाइए। सर बात ये है कि आप माशाल्लाह बड़े अच्छे बरखुरदार बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आपकी बातें बड़ी देर से सुन रहा हूँ। मुझे छोटी सी बात करने की दरख्वास्त ये है कि जब 25 लाख मरबा मील पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुकूमत करते थे ना, तो वो खुद ही बजट बनाते थे हर चीज का, और जो 10 बोरियां आलू पैदा करता था वो 1 बोरी हुकूमत में जमा कराता था। तो उसको सबको उस बोरी को डिवाइड किया जाता था, गरीबों पे, यहूदियों पे, ईसाइयों पे। आप ये अंदाजा लगा लें कि जब उन्होंने एक गवर्नर को इराक में तैनात किया तो उनको पता चला तो ये तो बड़ा अमीर होता जा रहा है, एकदम उसको तलब किया कि भाई तुम कैसे अमीर हो गए, तुम्हारे पास तो 12 बकरियां थी। उसने कहा अमीर अल मोमिनीन, लोगों ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। उन्होंने उसको गवर्नरी से उतारा और गिफ्ट खजाने में जमा किए। आप देख लें कि हमारे वजीर, MPA, MNA, मुझे ये समझ नहीं आती कि एक MNA को पाकिस्तान के या अपने हल्के से कैसे हमदर्दी है। वो 2 करोड़ रुपया लगाता है और MNA बनता है, वो फिर 50 करोड़ कमाता है। खुदा के वास्ते जरदारी से लेकर मुझ तक हम पाकिस्तानी और मुसलमान बने और अपने मुल्क को बचाएं। मर गए हैं लोग, खाना नहीं खा सकते हैं। फेयर एनफ सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद निसार बात कर रहा हूँ जी, आज़ाद कश्मीर से। जी निसार साहब फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता है। हम बेशऊर कौम है, हमारी सारी 10-10 दफा इन लीडरों से जूतियां खाने के बावजूद फिर इन्हीं को वोट देते हैं, और इस दफा माशाल्लाह फिर पीपल्स पार्टी को ला रहे हैं। हमें तो खमीनी जैसा लीडर चाहिए जो इनको फांसी के फंदे के ऊपर लटका दे, इन चोरू लटेरू को, ताकि हमारा पाकिस्तान रख सके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर की। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? आई थिंक फिलहाल कोई कॉलर है, अगर है तो आप ले लें, बिकॉज मुझे तो आवाज नहीं आ रही किसी की। हेलो हेलो, आगे स्टॉप हो गई है। शहजाद देखें, 5-6 बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं किसी भी माशरे के आगे बढ़ने की। तालीम है, सेहत है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, और इसके अलावा आपकी पेट्रोल की कीमत है कम से कम इम्पोर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ खुद एतमादी वगैरह, ये तमाम चीज़ें लैक कर रही हैं अभी। आप देखें तालीम के हवाले से अभी कॉलर ने कॉल की, सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो गफलत का शिकार, जिसकी वजह से नया तालीमी साल हो गया, अभी आप देखें आपके पास बुक्स नहीं है, तो इसकी बड़ी हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ऑलरेडी हम अनाउंस कर चुके हैं जी कि ये साल जो है हमारा एजुकेशन का ईयर होगा, लेकिन आप देखें प्रायोरिटी अनफॉर्चुनेटली हमें नजर नहीं आ रही। एजुकेशन में देख, हेल्थ में देख लें, लॉ एंड ऑर्डर में देख लें। लॉ एंड ऑर्डर जब तक इंश्योर नहीं होगा, ना आप सेहत दे पाएंगे, ना आप तालीम दे पाएंगे, ना पावर का मसला हल कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आज आप देखें लेस्को में, वहां पर जो है लेस्को ऑफिस, लाहौर में लेस्को ऑफिस जो है वो जला दिया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वहां पर बिजली जो है वो नहीं है। अब जो है शहजाद, मेरे ख्याल से ये जो पावर का मसला है ये अब इकोनॉमिक इशू नहीं रहा, अब ये इट्स मोर ऑफ सोशल इशू, क्योंकि इसके सोशल रिपरकशन बहुत ज्यादा आपके सामने आ रहे हैं। इसकी वजह से एक आम बच्चा जो है वो सेहत और तालीम नहीं हासिल कर पा रहा, प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है, आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, अब मेंटली जो है वो बंदा जो है बहुत ज्यादा मायूस और नाउमीद होता जा रहा है सिस्टम से। सो कहने का मकसद ये है कि हमारी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को इसके हवाले से बेहतर तौर पर स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। और जहां पर बात की पहले यहाँ पर कॉलर ने कि जी एक तरफ हम बात करें सब्सिडी की, और दूसरी तरफ जब सब्सिडी देते हैं तो हम कहते हैं कि जी वो खतरनाक है क्योंकि उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन शहजाद मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि वो सब्सिडी दे। सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, बावजूद इसके आपके पास टैक्स का रूम मौजूद है। शहजाद सिर्फ और पेट्रोल ही तो नहीं है ना, देखें कहने का आप देखें, आपके पास यूटिलिटी स्टोर है, हुकूमत के पास वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो कि गरीबों के लिए बना है, यूटिलिटी स्टोर, और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अशिया खुर्दनोश जो है आपने मार्केट रेट से सस्ती देनी है। उस पर भी 16 करोड़ रुपया हुकूमत ने बनाया है। जब आप 16 करोड़ रुपया मुनाफा बना रहे हैं एक ऐसे इदारे से जो गरीबों की फलाह बहबूद के लिए बना है, तो फिर वो इंस्टीट्यूशन तो नापैद हो गया। उसका ऑब्जेक्टिव लेकिन मैं एक सोल्यूशन देना चाहूंगा। देखिए एक सोल्यूशन बहुत स्ट्रेट है, अगर पीएसओ का एमडी ये बात कहता है कि पाकिस्तान में 65% आउटगोइंग मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान कुरैशी साहब कि 65% अगर पाकिस्तान में पेट्रोल मोटरसाइकिलिस्ट इस्तेमाल करता है, क्यों हम एक मोटरसाइकिलिस्ट को 30 लीटर या 50 लीटर का कोई कार्ड इशू नहीं कर देते? जो मोटरसाइकिलिस्ट पाकिस्तान के अंदर हैं, दे आर रजिस्टर्ड,
ठीक है, रजिस्ट्री उनकी हुई है। हम मोटरसाइकिलिस्ट को अगले 2 या 3 महीने में हमने सेंसस किया, बहुत बड़ा काम है। अगर हम पूरे पाकिस्तान के अंदर मोटरसाइकिलिस्ट जिनको हम समझते हैं कि वो ऐसा तबका है जो पेट्रोल की 90 रुपए लीटर कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम उनके लिए एक यूटिलिटी कार्ड या हम पेट्रोल कार्ड अनाउंस करें जिसके ऊपर हम मोटरसाइकिलिस्ट को पेट्रोल देंगे 60 रुपए का या 65 रुपए का। बाकी अपनी मर्सिडीज में, अपनी करोला में या किसी भी गाड़ी में जो शख्स पेट्रोल डलाएगा वो 100 रुपए का पेट्रोल डलाएगा, वो 80 रुपए का नहीं डलाएगा। आप उससे एक्स्ट्रा 20 रुपए ले लें और आप इससे 20 रुपए कम करें। इस तरह का कोई सोल्यूशन पिछले 3 साल में हम नहीं ला पाए, बिकॉज हम पहले दिन से एक बात सुन रहे हैं, टारगेटेड सब्सिडी। बट अगर इस तरह का कोई कार्ड हम लेकर आते हैं, पहले राशन कार्ड था ना, ठीक है, वो निजाम आपने तब्दील किया, यूटिलिटी स्टोर पर आ पाए। अगर अभी मसला पेट्रोल का है एंड यू हैव टू सेव दोज पीपल जो नहीं बर्दाश्त कर सकते, आई थिंक इस ऑप्शन में बुराई क्या है? आपको बुराई नजर आ रही है कोई? अच्छा ऑप्शन है, इस पे हुकूमत को डेफिनेटली जो है वो फोकस करना चाहिए। सूबाई हुकूमतों का भी तो कोई काम है। देखिए सर, अनफॉर्चुनेटली हम इसी मसले में पड़े हुए हैं। सूबाई हुकूमतें इल्जाम लगा देती हैं वफाकी हुकूमत पे, वफाकी हुकूमत सूबाई क्या कर लेंगे? देखिए सूबाई हुकूमतों को मिलकर कोई पॉलिसी तो बनानी होगी ना। इस इशू में तो कुछ नहीं कर सकती ना। पेट्रोल का इशू फेडरल है, पीएसओ बीइंग अ फेडरल, उसकी एग्जीक्यूशन प्रोविंशियल है। देखें पर पहले प्लान तो बने। वही मैं कह रहा हूं, वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर बैठकर प्लान बनाएं, इसके हवाले से पेशरफ्त करें कि सिर्फ यूटिलिटी स्टोर अब काफी नहीं है, आपको इसके अलावा भी काम करना है। और जो मैं ये बात कर रहा था, ये सरासर जुल्म है आवाम के साथ कि यूटिलिटी स्टोर में जो आप चीजें दे रहे हैं, एक तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं और दूसरा वहां से भी आप मुनाफा बना रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान की मईशत जो है अफोर्ड नहीं कर सकती मौजूदा हालात में सब्सिडी, बट गरीब लोगों को, मुतवसत तबके को आपको इसके हवाले से कोई रिलीफ पैकेज देना पड़ेगा, क्योंकि जो सोशल इश्यूज हैं वो बहुत सारे पैदा हो रहे हैं। आप देखें, जो माँ है, जो बाप है, वो अपने बेटे और बेटियों को बेचने तक मजबूर हो गए। खुदकुशियां बढ़ रही हैं। प्रॉब्लम यही है कि एक घर में जैसे होता है कि खर्चे बढ़ रहे हैं, बट सवाल यह है कि क्या तुम इन खर्चों को कर्जे से फाइनेंस करना चाहते हो या इस खर्चे को तुमने आमदनी से फाइनेंस करना है? ये इस वक्त का सबसे बुनियादी सवाल है। आज 1000 अरब रुपए पाकिस्तान बीइंग इस्लामिक कंट्री सूद की मद में अदा कर रहा है। जितना कर्ज हमने लिया है अगले साल ये और बढ़ने वाला है। मैं ये कहता हूं, आप खर्चे की बात कर रहे हैं कि आपने सब्सिडी भी देनी है, सब कुछ करना है, फाइन दें, कहां से देंगे? डिफेंस 600 अरब रुपए इस साल लेके जाएगा, 1000 रुपए सूद की मद में जाएगा, सारा टैक्स रेवेन्यू पानी में। इस पे बात करते हैं और मैं तो इवन कहता हूं कि जो हर पाकिस्तानी है उसको ऑन करें, उसको प्रोटेक्ट करें सबसे पहले, चाहे आपको कर्ज लेकर ही उसे क्यों ना खिलाना पड़े। लेकिन उसके बाद आगे भी सुने ना, ये तो मसला है हमारे साथ, आगे भी सुने। उसके बाद जो है आप प्लान बनाएं कि इकोनॉमी को चलाना कैसे। पहले लोग मर जाएं, आप लोगों को मराना, आप लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। शहजाद, आप कह रहे हैं कर्जा नहीं लेना, आप कर्जे लें पहले लोगों को। 3 दिनों का एग्रीकल्चर इसको मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो मैं उस हर पाकिस्तानी को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूं जो आज मरने के दाने पे जो खुदकुशी करने का सोच रहा है। कर्जा लेके फाइनेंस करें, इस पे बात करते हैं। आप करें फाइनेंस, ये मेरी राय, आपका हक है कि आप इससे डिसएग्री करें। इस पे बात करते हैं। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक से आने के बाद इस पर बात करेंगे कि अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है मौजूदा हालात में। हमारी माशी बहरान का भी इशू है, दूसरी तरफ आवाम को रिलीफ भी देना है। बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, हल क्या है? ब्रेक से आने के बाद बात होगी। कीप वॉचिंग मांगरा पाकिस्तान।